पर आज हम ब्लड के बारे में कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। और तो देरी न करते हुए आज फिर हम चलते हैं। आप सबसे पहले आप देख पा रहे हैं रुधिर या खून या रक्त, ब्लड एक ही नाम होता है। जैसे साइंस में अगर हम बात करते हैं तो ब्लड यूज करते हैं, रुधिर यूज करते हैं और रक्त यूज करते हैं, ठीक है। और ये खून भी बोला जाता है इसी को। ये 4 नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लड होता क्या है, खून होता क्या है, तो यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर कभी आपसे पूछ दे हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है आपको बता दें, आयरन पाया जाता है। आयरन पाया जाता है, आयरन, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ दे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। अब बात आती है कि रुधिर जो होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है। जैसे चाय आप लोगों ने पी होगी, चाय 2 ही चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक ठोस और एक तरल। चाय पत्ती और अदरक ये सब ठोस में चले जाते हैं, बाकी दूध, पानी और ये जो चीज़ें होती है किसमें चले जाते हैं, तरल में। तो ऐसे ही खून भी हमारा जो होता है 2 ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक ठोस भाग और एक तरल भाग। जो तरल भाग होता है वो 55% पाया जाता है, ठोस भाग जो होता है वो 45% पाया जाता है। ठोस भाग को हम रुधिर कणिकाएं बोलते हैं या रक्त कणिकाएं बोलते हैं। रक्त कणिकाओं में से अगर हम बात कर लें तो रक्त कणिकाएं 3 होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसको बोलें, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्लाज्मा। तो अगर हम यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में बताएं, इसको हम बाद में बताएंगे। प्लाज्मा के अगर बारे में बताएं तो आप देख पा रहे होंगे प्लाज्मा में 90% जल होता है, 10% प्रोटीन होता है, 0.9% क्या होता है, लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है और 2% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा अगर प्रोटीन की बात की जाए कि प्लाज्मा में प्रोटीन कौन सी होती है, तो थ्रोम्बिन होती है, फाइब्रिन होती है और फाइब्रोनोजन होती है। थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन होती हैं। आपको बता दिया जाए इसके अगर कार्य पूछता है प्लाज्मा की कि इसके कार्य क्या होते हैं, तो रक्त में जो खनिज पदार्थ होते हैं उसका परिवहन करते हैं संपूर्ण शरीर में और ताप का नियंत्रण करते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि सीरम क्या होता है, सीरम, तो ब्लड में से जब ये फाइब्रोनेजन, मतलब ये कह सकते हैं रुधिर से जब रुधिर को जमाने वाला कारक, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी हम कट जाते हैं या कुछ हो जाता है हमको, तो तुरंत वहाँ पे फाइब्रोनेजन प्रोटीन जाता है और ये उसको रुधिर को जमा देता है, थक्का बना देता है। रुधिर से जब फाइब्रोनेजन प्रोटीन हट जाती है तो उस जो बचे हुए शेष भाग को हम सीरम कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात कर दी जाए अगर, तो रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और कभी कभी पूछ दिया जाता है या काकरोच का रंग कैसा होता है, सॉरी, काकरोच जो होता है उसमें जो ब्लड पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है सफ़ेद। उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद। तो अब बात आती है भैया वो सफ़ेद किसके कारण होता है, ये काकरोच का जो होता है किसके कारण होता है, तो हेमोलिम्फ एक वर्णक पाया जाता है इसमें, काकरोच में, जिसके कारण काकरोच का रंग सफ़ेद होता है। आप लोग देखते हैं प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। ऑक्टोपस देख पा रहे होंगे, ये संरचना ऑक्टोपस की और इसके पहले काकरोच की जो हमने संरचना दिखाई थी वो भी ये काकरोच है, ठीक है। और ये अब जो आप देख पा रहे हैं ये ऑक्टोपस है, ठीक है। तो इसका जो रंग होता है उसका रंग होता है नीला। कैसे होता है, नीले रंग का होता है ब्लड इसमें, ऑक्टोपस में। और यहाँ भी पूछा जाता है किसके द्वारा होता है, तो हेमोसाइनिन कारक के द्वारा ये रंग इसका कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, रुधिर कणिकाओं के बारे में हम अगर आपको बताएं तो रुधिर कणिकाएं जैसे आरबीसी का फुल फॉर्म भी हमने लिख दिया है। आरबीसी का जीवनकाल पूछा जाता है कि जीवनकाल क्या होता है, जीवनकाल, तो जीवनकाल जो होता है वो लगभग 120 दिन होता है। इसका जीवनकाल क्या होता है, लगभग 120 दिन
होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो ये श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बात कर दी जाए कि आरबीसी के कारण ही रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 97% लगभग पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है रक्त अल्पता। आरबीसी की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, आरबीसी को अगर यहाँ बात की जाए तो आरबीसी जो होता है पुरुषों में 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं। ठीक है, और महिलाओं में जो होता है वो 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। और नष्ट अगर बात की जाए, नष्ट कहाँ होती हैं, आरबीसी नष्ट कहाँ होती हैं, तो प्लीहा में होती हैं। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा या ब्रोन मैरो। ब्रोन मैरो मालूम है किसको बोला जाता है, हड्डी जो होती है ना, जो चोड़ते हैं मुर्गे उर्गे की हड्डी, जो बीच वाला भाग होता है जिसमें थोड़ा सुराख होता है, गैप होता है, उसी को क्या बोला जाता है, तो प्लीहा में। और उसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा या ब्रोन मैरो में। और एक बात बता दें, समस्त जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, किंतु ऊंट और लामा प्रजाति के ऊंट और लामा में, जो आप लामा भी ये देख पा रहे होंगे, ये जो लामा आप देख पा रहे हैं, इस लामा में क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात आती है कि सोते समय आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सोते समय आरबीसी जो होती हैं वो 5% कम हो जाती हैं, 5% कम हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऊंचाई पर चढ़ते समय आरबीसी 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती हैं। आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है, कि बाई चांस आपसे पूछ दे कि आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है, तो आरबीसी का नष्ट होना कहलाता है हेमोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस हेमोलाइसिस कहलाता है। अगर आपसे कभी पूछ दे कि भैया आरबीसी का, एक मिनट, आरबीसी हो गया ना, इतना बहुत है। आरबीसी का बढ़ना, कि अगर आपसे पूछ दे कि आरबीसी का बढ़ना क्या होता है, तो पॉलीसाइथेमिया क्या बोला जाता है, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, ये बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है आरबीसी का बढ़ना। कम को क्या बोला जाता है, हेमोलाइसिस, और ज़्यादा को जब बढ़ जाती है उसको क्या बोला जाता है, पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है। अब यहीं पे अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात कर लें, तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये हमारे शरीर में जो रोगजनक होते हैं, हमारे शरीर में जब कोई रोगजनक प्रवेश करता है तुरंत उनको ये नष्ट कर देती हैं, उनसे ये टकराती हैं और लड़ती हैं। तो ये हमको क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। ठीक है, अगर ये इनकी मात्रा कम हो जाए, अगर इनकी कम मात्रा हो जाती है तो अनेक रोगजनक हमारे शरीर में आएंगे और ये नष्ट कर देंगे। आप लोगों ने एड्स रोग एक पढ़ा होगा, एड्स जिसका नाम होता है, जिसके कारण HIV के कारण होता है, एक HIV वायरस होता है। जो HIV वायरस होता है वो सबसे पहले हमारे शरीर में आता है और वो डब्ल्यूबीसी को ही नष्ट कर देता है। तो इसका जो होता है लगभग 1 सप्ताह जीवन काल होता है, लगभग 1 सप्ताह जीवन काल होता है। इनका जो मुख्य कार्य होता है, ये क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रोग प्रतिरोधक, मतलब ये इनका जो काम होता है वायरसों से, जीवाणुओं से लड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए तो इनकी जो संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर। ठीक है, प्रति माइक्रोलीटर। और शायद इसी में हिपेरिन नामक वो पाई जाती है प्रोटीन, जो रुधिर को जमने नहीं देती, लगातार रुधिर को बहते रहने देती है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका एक दूसरा आरबीसी का कभी दूसरा नाम पूछ दिया जाए कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो एरिथ्रोसाइट। क्या होता है,
एरिथ्रोसाइट होता है। और इसका इसका अगर पूछ दिया जाए दूसरा नाम या साइंस नेम, तो इसका होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट हो सकता है। प्लेटलेट्स का भी पूछ दिया जाए तो थ्रोम्बोसाइट्स। इसका क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। ये वैज्ञानिक नाम इनके होते हैं। ऐसा यहाँ तक समझ में आया होगा। दूसरी बात की जाए, अगर रुधिर के स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोला जाता है, तो हेमेंटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेमेंटोलॉजी। हेमेंटोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ सेल को हेमेंटोलॉजी बोला जाता है। अब बात आती है कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। दूसरी बात आती है, चलो और खून की ब्लड की भी खोज इन्होंने ही की थी। अब इसके बाद में पूछा जाता है ब्लड समूह की खोज, रुधिर समूह की खोज किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक थे कार्लैंड स्टीनर। कार्लैंड स्टीनर ने रुधिर समूह की खोज की थी। और जिन्होंने, अच्छा पूछा जाता है किसके आधार पे की थी, तो आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। जिसके गोलाकार आकार होता है उसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, एंटीजन प्रोटीन, जो दो प्रकार की पाई जाती है। एंटीजन प्रोटीन के आधार पर ही उन्होंने रुधिर को 4 समूहों में बांटा था। अगर हम बताएं आपको कैसे, तो अगर हम बता दें, ये क्या है? आरबीसी है। ये आरबीसी सभी में और आरबीसी है, तो आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। इसी के आधार पर उन्होंने इसको कितने भागों में बांटा था? 4 समूहों में बांट दिया था। अब 4 समूहों में जब बांट दिया था, तो आपको बता दें कौन सा एंटीजन किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। तो जो एंटीजन होता है, एंटीजन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। तो ये आरबीसी के ऊपरी सिरे पर एंटीजन पाया गया था, ऐसी संरचना वाला कुछ। तो जिसके ऊपर ऐसी संरचना का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया, कुछ ऐसी संरचना पाई जा रही थी, तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता था? ए। और जिसके ऊपर कुछ ऐसी गोल गोल संरचना पाई जाती थी, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता था? बी पाया जाता था। उसमें कौन सा पाया जाता था? बी पाया जाता था। और जिसमें ये वाली संरचना, ये वाली पाई जाती थी, और साथ साथ में और ये वाली भी पाई जाती थी, तो उसमें कौन से पाए जाते थे एंटीजन? ए भी पाया जाता था प्लस बी भी पाया जाता था। मतलब जिसमें ए एंटीजन पाया गया उसको ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी पाया गया उसको बी ब्लड ग्रुप, जिसमें दोनों पाया गया उसको ए बी, और इसमें कोई नहीं पाया गया, जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया गया उसको ओ ब्लड ग्रुप बोल दिया गया। इसके साथ साथ में आपको बता दें, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। अब ये जो एंटीबॉडी होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार का होता है। एक तो ऐसा होता है और एक होता है थोड़ा ऐसा। एक ऐसा होता है, ऐसा। जो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, 2 प्रकार का होता है। वहां भी एक होता है ए और एक होता है बी। तो अब आपको बता दें, अगर आपसे पूछता है कि भैया आप बताओ एंटीबॉडी अगर आपसे पूछता है कि आप बताओ एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला एंटीबॉडी अगर हम यहाँ प्रेजेंट कर दें, जो कि कौन है? ए वाला है। अगर ये वाला होगा तो ये जो आरबीसी होगा, ये ब्लड में जब गत करेगा, तो ये वाला जो होता है इसमें फंस जाएगा। तो इसमें ए वाला, तो ये वाला तो पाया नहीं जाएगा। क्यों? अगर ये वाला पाया जाएगा, ये वाला, तो यहाँ पे ये फंसेगा नहीं। तो इसीलिए ए वाला ना पा करके इसमें ये वाला एंटीबॉडी पाया जाता है। और ये कौन सा होता है? बी एंटीबॉडी होता है। अब ये नहीं फंसेगा। अच्छा, ये वाला इसमें पाया जाएगा तो फंसा जाएगा ना, लेकिन इसमें भी ये वाला पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? ए बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, अगर ए पाया जाएगा तो इसमें फंस जाएगा, बी पाया जाएगा तो इसमें। और यहाँ पे दोनों ए एवं बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। आपको बता दें, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप का इंसान सबसे ज्यादा बीमार
होता है। कौन से ब्लड ग्रुप का इंसान सबसे ज़्यादा बीमार होता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप का सबसे इंसान बीमार होता है। क्यों बीमार होता है? क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। यही कारण होता है, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वह सबसे ज़्यादा बीमार होता है। और सबसे कम कौन सा बीमार होता है? तो सबसे कम ओ ब्लड ग्रुप का इंसान कम बीमार होता है। इसके बाद में अगर बात की जाए कि कौन सा इंसान ब्लड सभी का एक्सेप्ट कर सकता है, कौन को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, तो जो ये होता है ए बी इंसान जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप अगर किसी इंसान का है तो वह सर्वग्राही कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब वह सभी से एक्सेप्ट कर लेता है। और जो जिसका ओ होता है तो ओ का मतलब केवल वो ओ से ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो सर्वदाता कहलाता है, वो सभी को दे सकता है। अन्यथा अगर बात की जाए कि ए ब्लड ग्रुप ए किससे किससे ले सकता है, तो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, मतलब इन दो से वो ये ले सकता है। बी की बात की जाए, बी किससे किससे ले सकता है? बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अगर ए बी की बात की जाए तो ए बी जो होता है भैया, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। लेकिन इसकी बात की जाए, ये ओ किससे ले सकता है? तो केवल ओ से ले सकता है। इसीलिए ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है, ओ को सर्वदाता बोला जाता है। आशा है ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी।